अवाम में जब ये निकलते हैं तो मेरा तो यही तजर्बा रहा है कि अवाम में सियासतदान निकलता ही तब है जब उसको लगता है कि जाने वाला हूँ मैं। देखें जी, अल्लाह करे हमेशा रहें, अल्लाह करे कभी ना जाएं, लेकिन बात ये है कि अवाम को तो बख्श देना। मेरी इकॉनमी, पर्सनल इकॉनमी जो है, उसके लिए आपने क्या किया है? मैं तो लुट पुट गया हूँ। मैं तो जो बिजली दे रहा हूँ, जो मैं सिटी 70 में अपना पेट्रोल डलवा रहा हूँ, मैं जो गैस खरीद रहा हूँ, वो दुनिया की महंगी तरीन गैस है उस मुल्क के अंदर जिसने मार्का हक और मार्का अमन के बाद पूरी दुनिया को अपनी तरफ माइल किया है। और अगर कोई नाशुक्रा है तो हमारा हुक्मरान है कि आवाम को लूट रहा है। अच्छा, अब बिलावल साहब कहते हैं कि जिस मुल्क में वजीर आजम बाइख्तियार नहीं होगा, जरा सुन लें, तो वहाँ पे नए इंतजामी यूनिट्स बाइख्तियार कैसे हो सकते हैं? ये सवाल पूछ रहे हैं बिलावल जरदारी साहब। बिलावल साहब ये बताएंगे सिंध में वो बाख्तियार हैं कि नहीं है? मतलब ये तो असल में इतनी बचगाना बातें हैं ना कि मुझे तो इनका जवाब देते हुए भी शर्मिंदगी महसूस होती है। मैं तो दुआ ही कर सकता हूँ कि अल्लाह उन्हें फ़हीम बनाए, समझदार बनाए कि वो ऐसी बातें ना करे। और मैं उनके कॉपी राइटर्स को भी बहुत ज़्यादा। जरदारी साहब के बारे में तो सब कहते हैं कि बड़ा दिमाग है उनके पास, तो जरदारी साहब से पूछकर ही वो बात करते होंगे या नहीं करते? तो बस पूछ के करते होंगे। तो फिर ऐसी बात अगर वो कर रहे हैं तो बचपना है ना। फिर जरदारी साहब का भी बचपना हो सकता है, उनका भी बचपना हो सकता है, क्योंकि ये बात करने वाली नहीं है। मतलब ये चीजें, ये तो वैसा इकदाम है ना कि बिलावल साहब खंबे पे चढ़ जाए कि जी मुझे इख्तियार नहीं मिला हुआ, मैं इसलिए, ये तो खंबे पे चढ़ने वाली खबर है। सब अब खबर ये दें आप कि आप तो 2008 से इस हवाले से बात कर रहे हैं, 26 आ गया है इस चीज़ को, 18 साल हो चुके हैं, तकरीबन 2 दहाइयाँ होने को हैं। अब सूबे बनते देख रहे हैं आप अनकरीब? मेरा ख्याल ये है कि इस दफ़ा सूबे बनने के इम्कानात ज़्यादा है। तकरीबन कितने %? चूँकि इसलिए ज़्यादा है, परसेंटेजेस मैं नहीं दिया करता, नंबर्स भी नहीं दिया। ज़्यादा है इम्कानात? हाँ, ज़्यादा है इम्कानात। इसलिए ज़्यादा है कि इसके ऊपर एक तो आवाम का दबाव बढ़ चुका है, आवाम तंग है। दूसरी तरफ यह है कि इस्टेब्लिशमेंट को भी इस चीज़ का एहसास हो गया है कि ये जो सियासतदान है ये आवाम के फेवर का कोई काम करने के लिए तैयार नहीं होते। उन्होंने अभी नहरें बनाने की कोशिश, उन्होंने जितनी SIFC बनाई, उन्होंने कालाबाग, मतलब हमने जो काम करके देख लिया है, जहां आवाम का बल्दियाती बनाए ख़त्म कर दिया। ये कहते हैं जी बल्दियाती होने चाहिए। पहले तो इसका तो जवाब दो कि तुमने ख़त्म 2008 के बाद जब तुम इक़्तिदार में आए, यही पार्टियां थी, कोई पूछने वाला। मेरा वही सवाल कि डिक्टेटर थे जनरल मुशर्रफ साहब और वो बल्दियाती निज़ाम दे के चले गए। हाँ, जमहूरियत, ये तो देखें, ये जमहूरियत का दावा करने वाले होंगे मैं डिक्टेटरशिप को सपोर्ट नहीं करी, सवाल तो ज़हन में आता है कि मुशर्रफ साहब ने लोकल बॉडी सिस्टम दिया इस मुल्क को, और जमहूरी लोगों ने आके खत्म कर दिया उसको, कमजोर कर दिया। वो जिस तरह का चल रहा है वहां पे कराची में आपके सामने ही है, चल ही नहीं रहा। तो कायरा साहब से मैंने सवाल ये पूछा कि कायरा साहब ये लोकल बॉडी सिस्टम जो है, उन्होंने कहा लोकल बॉडी सिस्टम को मजबूत करने की जरूरत है, फिर सूबों की तरफ जाए, अगर नहीं चलता तो पहले एक्सपेरिमेंट करें। तो मैंने कहा कहते पंजाब वाले क्यों नहीं करते? मैंने कहा कहते जिस तरह का आप लोगों ने वहां पे किया, देख लें आप। फिर देखें, कायरा साहब से तो मेरी दोस्ती भी है, हमदर्दी भी है और उनके लिए इज्जत भी है। हम भी बड़ा उनका एहतराम करते हैं, बड़े सीनियर सियासतदान। लेकिन सबसे पहले तो उनको उनका हक मिलना चाहिए अपनी पार्टी में। ये जितने हमारे लीडर्स हैं नून वाले, पीपल्स पार्टी, आपको लगता है कि कायरा साहब जो हैं उनको कहाँ, मतलब उनको एक मतलब विल के नीचे बिठा दिया गया है, बाकियों का भी। बहुत से लोग आप भी यानी उन लोगों की तरह सोचते हैं जो कहते थे कि उनको गवर्नर पंजाब होना चाहिए। नहीं, मैं गवर्नर, मैं किसी ओहदे की बात नहीं कर रहा, ओहदे तो बड़ी मामूली बात है। उनका एक तारीख, एक सियासी तारीख है उनकी, बिल्कुल। लेकिन उनका आज पार्टी में वो क्या है, क्या कर रहे हैं, पार्टी में उनका क्या अख्तियार है? अब बिलावल अगर वो होते तो वो बिलावल जैसी बातें करते। तो अब ये तो फिर हमारी मरूसियत का यही अंजाम होता है ना। अच्छा दुरानी साहब, अब जरा PTI के हवाले से बात कर लेते, क्योंकि आप बड़े करीबी साथियों में रहे और अभी भी बहुत से लोगों से आप राब्ते में रहते हैं। मुझे याद है कि पहले आप एक मीडिएटर का किरदार अदा करना चाह रहे थे कि कोई ना कोई मीडिएशन हो जाए, लेकिन नहीं हो सकी, आप कामयाब नहीं हो सके। आपने कोशिश बहुत की, एफर्ट बहुत की। अब आपको मामला कहाँ जाते हुए दिखाई देते हैं? और ये जो 27 तारीख का कहा जा रहा है, और बहुत से लोग कहते हैं 27 से पहले भी 27 आ सकती है, क्या होने जा रहा है? देखें, ये कहाँ क्या होना है इसमें से, वैसे तो मुल्क में कुछ भी हो सकता है, लेकिन इस किस्म की जो चीज़ें होती हैं इसमें से कुछ भी नहीं हुआ करता। 27 को अब देखें, एजेंडा जो पॉलिटिकल एजेंडा जिसमें पब्लिक ना हो वो कहीं जाया नहीं करता। अब ये जो PTI के इस वक्त की क़यादत है, एक तो उनका मसला ये है कि वो सारे के सारे वो हैं जिन्होंने ना इमरान के साथ काम किया हुआ है, ना कोई ऐसी स्ट्रगल की हुई है, बस वो एक पोजीशन पे आके बैठ गए हैं और पॉपुलैरिटी की वेव के ऊपर आ गए हैं। तो इस वक्त मोस्टली तो
हुकूमत की बी टीम के तौर पे ही पीटीआई की क़यादत एक्ट कर रही है। लेकिन पीटीआई के जो फॉलोअर्स हैं वो भी शायद ये एक्सपेक्ट करते हैं इनसे कि इनमें से जो खान साहब को बाहर निकालेगा जेल से, जो अडियाला का दरवाज़ा खुलवाने में कामयाब होगा, वही शायद हमारे साथ इंसाफ कर सकेगा। इनके फॉलोअर की ये राय है। अब तो वो देखें ना, वो रिहाई से राब्ते तक आ गए। हाँ। तो अवाम क्या कहते हैं कि सिर्फ मुलाकात कर लें जाके। बढ़ती हुई आबादी पाकिस्तान के लिए मुस्तकबिल का बड़ा चैलेंज बनती जा रही है। इस वक्त आबादी के लिहाज से पाकिस्तान दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क बन चुका है। पाकिस्तान की आबादी में सालाना 2.5% की शरह से इजाफा हो रहा है। अगर इसी तनासुब से आबादी में इजाफा होता रहा तो 2050 तक पाकिस्तान की आबादी 2 गुना बढ़कर तकरीबन 40 करोड़ तक हो जाने का इम्कान है। जबकि हमारे वजीर ममलिकत बराए सेहत डॉक्टर मुख्तार अहमद ने मजीद खदशे का इजहार करते हुए कहा कि अगर मौजूदा शरह अफजाइश बरकरार रही तो पाकिस्तान की आबादी 2040 में 40 करोड़ तक पहुंच सकती है। माहिरीन के मुताबिक आबादी में मुसलसल इजाफे के साथ तालीम, रोजगार, सेहत, पानी और खुराक जैसे बुनियादी शोबों पर दबाव भी बढ़ता जाएगा। इस वक्त मुल्क की तकरीबन निस्फ आबादी मयारी तिब्बी सहूलियात से महरूम है। 16% अफराद को मुनासिब खुराक मुयसर नहीं, जबकि 2.5 करोड़ बच्चे अब भी स्कूल से बाहर हैं। अगर आबादी में इजाफा इसी रफ्तार से जारी रहा तो 2050 तक मुल्क को 66,000 नए स्कूल, 6,79,000 असातिज़ा, तकरीबन 6.5 करोड़ नई मुलाजमतें और 2 लाख से ज्यादा इजाफी लेडी हेल्थ वर्कर्स की जरूरत होगी। इस सूरत हाल से निमटने के लिए हुकूमती इक़दामात के साथ साथ अवामी शऊर और इनफरादी जिम्मेदारी भी नागुज़ीर है। इस मौजू पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद मेहमान मौजूद हैं। डॉक्टर आमना खान साहिबा मेरे साथ मौजूद हैं, जो कि कंट्री डायरेक्टर हैं जपाइगो पाकिस्तान की। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा तशरीफ लाने के लिए। और सीनियर एंकर पर्सन तौसीक हैदर साहब इस्लामाबाद स्टूडियो से ज्वाइन कर रहे हैं। आपका भी बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आपकी इजाज़त से तौसीक में ज़रा डॉक्टर आमना से शुरू करना चाहूँगी। डॉक्टर साहब, सबसे पहले मैं जानना चाहती हूँ, जो बाखबर ख़ानदानी एक मनसूबाबंदी होती है जिसको हम इन्फॉर्म्ड फैमिली प्लानिंग का नाम दे दें, तो इन्फॉर्म फैमिली प्लानिंग आखिर है क्या, ये कॉन्सेप्ट क्या है, अगर आप आसान अल्फाज में समझाना चाहें, और इससे जो ख़ानदानों की एक ज़िंदगी का मयार है, क्वालिटी, वो कैसे मुतासिर होती है? थैंक यू फिज़ा। बहुत ही क्रिटिकल क्वेश्चन है और बहुत ही क्रूशल टाइम पर, जब ख़ास तौर पर पाकिस्तान की आबादी रैपिडली ग्रो कर रही है। इसमें 2 किरदार बहुत अहम होते हैं। एक वो जिसने फैमिली प्लानिंग की मशावरत या तरीक़ाकार मेथड्स के मुतालिक बताना होता है, उसे बाखबर होना चाहिए कि कौन से मेथड्स मौजूद हैं, उनके वो किस तरह दिए जाते हैं, उनके एडवांटेजेस क्या हैं, किन लोगों को दिए जाते हैं, उनसे छोटे मोटे साइड इफ़ेक्ट्स क्या होंगे और उनको कैसे मैनेज किया जाए। तो इसको कहते हैं तरबियत याफ्ता अमला या तरबियत याफ्ता डॉक्टर, जो बाखबर होता है अपनी इन तमाम चीज़ों से। दूसरे वो लोग होते हैं जिन्होंने रिसीव करनी होती है ये तरीक़ाकार या मशावरत। उनको अपनी सिचुएशन से वो बाखबर होते हैं। मुझे कोई मेडिकल प्रॉब्लम तो नहीं, क्या मैं रोज़ एक गोली खा सकती हूँ, क्या मैं इंजेक्शन 3 महीने बाद लगा सकती हूँ, मुझे कितनी देर का वक्फा चाहिए, मेरे क्या वसाइल हैं, मेरे ये सारी, वो अपनी तौर पे अपनी सिचुएशन से बाखबर होती है। सो मेयारे ज़िंदगी में अब सेहत की बात कर लेती हूँ। सेहत इस तरह मिलती है कि अगर हमने जितने भी घर में अफराद हैं उनको हम मुतवाज़न हाई न्यूट्रिशन की हाई क्वालिटी फूड अता करें तो उनकी फ़िज़िकल कैपेबिलिटी और फिज़िकल हेल्थ बिल्कुल ठीक हो जाती है। वो कैसे करनी है, उस खुराक में क्या क्या शामिल होगा, उस बारे में बात करते हैं। तौसीक साहब की तरफ जाती है। तौसीक साहब, आपने डॉक्टर आमना साहिबा को भी सुना। अच्छा तौसीक हैदर साहब, हम कैंपेन्स देखते आए, अखबारों में भी इश्तिहारात की सूरत में और टीवी पे भी कैंपेन्स चलती रही फैमिली प्लानिंग के हवाले से, फिर आगाही मुहिम कह लें, हर तरह से। लेकिन क्या वाकई जो अचीव करना चाहती थी गवर्नमेंट ऐसी कैंपेन्स चला के, क्या वो अचीव किया जा सका? दूसरी बात कि अगर अब हम कहते हैं कि नागुज़ीर है फैमिली प्लानिंग के हवाले से, अब हम भी प्रोग्राम कर रहे हैं, आप भी इस हवाले से बात कर रहे हैं, तो इट मीन्स कि हम चाह रहे हैं कि ये अवेयरनेस लोगों को जाए। टीवी एक बड़ा प्लेटफॉर्म होता है जहाँ से मैक्सिमम लोग अवेयरनेस उनको मिलती है और फिर वो आगे भी दूसरों को बताते हैं। तो आपको लगता है कि अब ये नागुज़ीर तो बन गया, ये चैलेंज भी है, लेकिन हम इसको अचीव कर पाएंगे जो हम सोचते हैं कि फैमिली प्लानिंग के निज़ाम को बेहतर बनाया जा सके, मैक्सिमम लोगों को अवेयर किया जा सके? आपके दूसरे सवाल का पहले जवाब देना चाहूँगा। जो आपने कहा कि अचीव कर पाएंगे, मेरा ख्याल है एब्सोल्युटली यस। उसकी वजह यह है कि जब मेन स्ट्रीम उस सोच के साथ, उस फिक्र के साथ अपनी सोच मिला लेता है ना, जिस तरह समा टीवी ने, दूसरे चैनल्स भी इस पे, अब मैं देखता हूँ ओपनली बात हो रही होती है, तो बड़ा ज़रूरी होता है। जो आपने पुराने वक्तों की बात की तो वो था जी क्या, कम बच्चे खुशहाल घराना, बच्चे 2 ही अच्छे। ठीक है ना, ये मुझे याद है पीटीवी के ऊपर ये स्लोगन चला करते थे, और वो एक जैसे ना, मतलब एक लाठी लेके आप कह रहे हैं जी बच्चे 2 ही अच्छे, कम बच्चे खुशहाल घराना,
बच्चे, इसका कोई मतलब ही लोगों को समझ नहीं आता था। और आपने जो भी फैक्ट्स एंड फिगर्स फिजा स्टार्ट में बताया, मैं तो डर गया कि मतलब आपने कहा 40-45 करोड़ तक हम पहुंच जाएंगे। जी। नाउ इज द टाइम कि हमारे जो यंग बच्चे हैं जिनकी अब शादी होने वाली है, जो अब अपने 20s में हैं, हमारे जेन जी हैं, उनसे मैं ज़रूर बात करना चाहूँगा और कहना चाहूँगा कि मेक एन इन्फॉर्म्ड चॉइस।